नमस्कार, होमबिर टीवी भारत में आपके स्वागत है। पूर्वी वर्धमान से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। मौर्य ने कहा है कि यहां तंत्र हत्यारी सरकार है और इसने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायिक सेवा के अधिकारियों को बंधक बनाना स्पष्ट संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस का दौर खत्म हो रहा है और बसपा सत्ता में आने वाली है। उन्होंने इस अवसर पर जनता से अपील की है कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहे और बसपा को समर्थन दे। जुडिशियल जो लोग एसआर में काम कर रहे थे उसके ऊपर आक्रमण हुआ, क्या बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर? यह लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। इसने लोकतांत्रिक अधिकारों को हरण करने का काम किया है। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अगर लगाना पड़ा देश की सर्वोच्च अदालत को, उनको बंधक बनाना, यह स्पष्ट करता है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। ये बौखलाहट है, ये घबराहट है। उन्हें मालूम है कि टीएमसी के गुंडे अब बूथों को लूटने का काम नहीं कर पाए। जो पश्चिम बंगाल का मतदाता उसको वोट डालने से नहीं रोक पाए। सभी पश्चिम बंगाल के निवासी ये जानते हैं, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल का सर्वांगीण विकास होगा। जो अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, दंगाई हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो इस समय सुशासन के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए लोग भाजपा और कमल के फूल की ओर देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहे हैं। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा पर तीखे सवाल उठाए। अजय राय ने कहा कि बसपा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री के शामिल न होने से साफ संकेत मिलता है कि पार्टी में मतभेद है। उन्होंने आरोप लगाया कि बनारस में गाय के मांस को आवारा कुत्ते के खाने पर गौ माता के संरक्षण को लेकर सरकार का रवैया संदेह स्पष्ट है और शिक्षा मंत्री मित्रों के मनदेह बढ़ाने की बसपा की घोषणाओं को अजय राय ने केवल जुमलेबाजी करार दिया और साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसी योजनाओं को चुनावी राजनीति का हिस्सा बताया। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बसपा पर विकास और जनहित के मुद्दों पर भटक कर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया। यहाँ उपस्थित हमारे लीगल सेल के चेयरमैन आसिफ रिंकू जी, हमारे प्रवक्ता अंशु जी, प्रवक्ता आदरणीय उमाशंकर पांडे जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथियों और सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्तागण, आज हम सब लोग आपके सामने एक विशेष पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं। आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया, कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इनके प्रदेश के संगठन के नेतागण और सरकार के डिप्टी सीएम उपस्थित रहे। पर दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ उस स्थापना दिवस में यहाँ उपस्थित नहीं थे। वो गोरखपुर में थे, सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी लेकर डाल रहे थे। और ये पूरी तरीके से ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्थापना दिवस मना रही थी उसमें उनको दरकिनार कर दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दरकिनार कर दिया और उनको दरकिनार करके वहाँ पर सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप
सबको ज्ञात होगा कि वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ नेताओं को जोड़ा गया, संबोधित किया गया, जिसमें इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्रा जी, राजनाथ सिंह, अन्य नेतागण भी उपस्थित उस पर जुड़े। पर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ को भी दूर रखा गया, उससे भी इनको नहीं जोड़ा गया। ये साबित करता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके से मतभेद है, आपस में जबरदस्त इनके तनाव है और पूरी तरीके से आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। योगी जी ने कल गोरखपुर में कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया है। अब आप देख सकते हैं कि योगी जी आपके साथ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात कर रही है, आपको ही किनारे कर दिया, पूरे सिस्टम से आपको बाहर कर दिया गया है। और जो सरकार आप लेके चल रहे हैं, आम जनता के साथ आपने विश्वासघात किया। जो आपने वादे किए थे उस वादे को कहीं भी पूरा नहीं किया, चाहे वो किसानों से किया हुआ वादा हो, नौजवानों से किया हुआ वादा हो, महिलाओं से किया हुआ वादा हो, इस प्रदेश की आम जनता से, व्यापारियों से किया हुआ वादा हो, कोई वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने विश्वासघात किया है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं, चाहे किसानों से कहा गया, मोदी ने कहा था, योगी ने 2022 में आमदनी दुगना कर देंगे, नौकरी रोज लाठियों से, चाहे प्रयागराज में आप देख सकते हो, चाहे वो लखनऊ में आप देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक अभी भी घूम रहे हैं, अभी वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, नहीं हुआ। अभी आप देखिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जो बच्चियां काम कर रही थी, वो अपनी तनख्वाह के लिए परेशान, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उनको प्रताड़ित किया। मुख्यमंत्री के अधीन काम करने वाले, ये क्या है? ये सबसे बड़ा विश्वासघात है। पूरे प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलवाना, मंदिर में बुलडोजर चलवाना, मस्जिदों को तोड़वाना और रोज नोटिसेस देना, सारे फर्जी इनकाउंटर कराना, पूरी तरीके से आपने पूरे प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। और एक घटना आपके सामने मैं रखना चाहूँगा जो सबसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही आपको रुलाने वाली घटना है, जो गौ भक्त बनते हैं। कल बनारस में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आप देखिए, ये कुत्ते कैसे गौ माता का मांस कैसे खा रहे हैं। ये बनारस की बात है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, ऐड़े गांव। सैरामपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां रोड शो किया और पश्चिम बंगाल में बसपा सरकार बनाने की संभावना पर जोर दिया। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में बसपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले के वर्षों तक कम्युनिस्टों ने राज्य पर अत्याचार किया और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार और घुसपैठियों के संरक्षण का काम किया है। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबों से बाहर निकाला है, लेकिन बंगाल में गलत नीतियों के कारण गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि आज बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलना चाहती है। सरकार बन रही है। लगातार 35 वर्ष तक कम्युनिस्ट ने जो बंगाल का शोषण किया है, बड़ी अपेक्षा के साथ बंगाल के लोगों ने ममता दीदी को बनाया था। ममता दीदी ने कम्युनिस्ट से ज्यादा अत्याचार बंगाल के लोगों के साथ किया है। आज बंगाल के लोगों ने मन बनाया है, क्योंकि यहाँ ना रोजगार है, ना किसान को उसकी फसल का ठीक मूल्य मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। जिस प्रकार का तांडव ये ममता दीदी ने, और बड़ी अपेक्षा के साथ बंगाल के लोगों ने इसको चुना था, परंतु जितना ममता दीदी ने घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया, हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक सभी को ठेस पहुंचाने का काम ये ममता सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार में लिप्त ममता सरकार है और ममता सरकार जो अपने आप को तो ये दिखाने की कोशिश करती है
कि मैं तो अपने घर में एक सिंपल औरत हूँ, रहती हूँ, परंतु बड़े बड़े घोटाले यहाँ पर इसकी सरकार के अंदर हो रहे हैं आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये बंगाल के गरीब लोगों का पैसा है। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश में गरीबी रेखा से बाहर लोगों का जिनका विकास किया गया है, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। मोदी जी की जो नीतियां हैं, वो नीतियां गरीब व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रही है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं, एक भी इसको लागू नहीं किया है, चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, इन्होंने एक भी योजना को लागू नहीं किया। और उसका परिणाम है, क्योंकि राजनीतिक दवेश से उसको लागू नहीं कर रही, बंगाल में और गरीबी बढ़ती जा रही है इनकी गलत नीतियों के कारण। और बंगाल के लोग अब ममता दीदी से भी पेंडा छटवाना चाह रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बंगाल ये बनेगा। और आज आप लोग देख रहे हैं कि लोगों का जो उत्साह है, जो जोश है, आज बंगाल के लोग मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास चाहते हैं और लोग गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। ममता ने 15 सालों में जिस प्रकार से यहाँ से हमारा उद्योग कम्युनिस्ट की सरकार में 35 वर्षों में पलायन करके चला गया, हमारे युवाओं को मजबूरी से पलायन करना पड़ा रोजगार के लिए दूसरे स्थानों के ऊपर, उसी प्रकार से ममता ने के समय के अंदर भी वो बड़ी गति से पलायन हुआ है। मेरा युवा आहत है, यहाँ के लोग आहत हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। अब लोग ममता से भी पेंडा छटवाना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर जो ये चुनाव है, यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, क्योंकि मोदी जी हैं जो गरीब के हितैषी हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार प्रधानमंत्री जी मकान बना करके दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है, परंतु यहाँ पर आम व्यक्ति उनसे वंचित है, उन तक ये लाभ नहीं पहुंच रहा है। आने वाले समय के अंदर मोदी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनने जा रही है। आज से लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उसके साथ एडीजी और अमिताभ व्यास और सतीश गणेश भी मौजूद रहे। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए सिटी रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजक्शन CRTC स्कीम की शुरुआत की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के दौर पर यहां योजना 20 जिलों के 170 स्थानों पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में जीरो फैटेलिटी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसके तहत 487 क्रिटिकल थानों में 553 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिनसे ट्रेनिंग के साथ आधुनिक उपकरण भी दिए गए। और डीजीपी के अनुसार इस पहल के शुरुआती 3 महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में 450 सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। साथ ही दुर्घटना में होने वाली मौतों में भी कमी आई है और प्रतिदिन 5 से 6 लोगों की जान बचने में सफलता मिलती है। इसके अलावा 25 इंटरसेप्टर वाहन और अन्य उपकरण भी टीमों को उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे जल्द ही अन्य जिलों में भी पहुंचाया जाएगा। एजेंसी चाह रहे छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं वही रिक्शा चलाने के लिए, वो लोग जाम लगाएंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैंने इसमें 5वां पॉइंट जो ई वाला है, 5 ई मैंने आपको बताया, इसमें ई रिक्शा संचालन की भी बात मैंने कही है। और ये जो SOP बनाई गई है, ग्राउंड लेवल पर सारा फीडबैक अपने कानूनों के अनुसार विधि सम्मत चीजों को इस्तेमाल करके तभी SOP बनी है। तो ई रिक्शा डेफिनेटली ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से लोगों की कन्वीनियंस बढ़ी है, लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस तय करने में ई रिक्शा की मदद से सहूलियत हुई है, वहीं उससे ट्रैफिक के संचालन में दिक्कतें भी आती हैं। उसको कैसे रेगुलेट किया जाए जिससे कि एक ऑप्टिमम नंबर तक पहुंचा जा सके
वो इस योजना का एक प्रमुख भाग है। तो ई रिक्शा का संचालन ओवरऑल ट्रैफिक का सुगमता और जो पीक टाइम है उसमें ऐसे सभी कारक जिनके कारण से वो समय यातायात का बढ़ रहा है उन सबको समग्रता में रखते हुए इसके हिसाब से कार्य किया जाए। एजेंसी को पिछले 3 महीनों में करीब 450 दुर्घटना जनित मृत्यु के कम केसेस हुए हैं इसी पीरियड में पिछले साल के मुकाबले। इस प्रकार से जो लगभग प्रतिदिन इन दुर्घटना जनित जो मृत्यु होती है उनमें प्रतिदिन के हिसाब से एवरेज करीब 5 से 6 व्यक्तियों की जान बचाने में हम सफल हुए हैं। इस स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए इसको जो भी बीता हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें कई नए उपकरण लिए गए हैं। करीब 25 इंटरसेप्टर वाहन 4 व्हीलर, 68 2 व्हीलर इंटरसेप्टर वाहन और बाकी भी तमाम उपकरण इसमें परचेज किए गए हैं जो जल्दी ही सभी जिलों में पहुंचेंगे। और 3 महीने का ब्यौरा जो एक्सीडेंट्स और फेटल एक्सीडेंट्स के बारे में था, मैंने आपसे कहा था कि जब ये स्कीम लागू होने के 3 महीने के बाद हम आपके सामने आएंगे और इसमें जो भी रिजल्ट्स होंगे आपसे शेयर करेंगे और इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो इंटरवेंशंस किए गए हैं उनके बारे में बताएंगे। उसी क्रम में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। ये एक कोर स्ट्रेटजी फोकस्ड अप्रोच है, इंटरवेंशन है, जिससे ये इम्प्रूवमेंट आया है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इन 68 जनपदों और 7 कमिश्नरेट्स में कुल मिलाकर के 88 इकाइयाँ हैं जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं और इनमें से करीब 66 इकाइयाँ ऐसी हैं जिनमें एक्सीडेंट्स में भी और दुर्घटना जनित मृत्यु में भी कमी आई है, यानी कि 75% केसेस में इसमें कमी आई है। बाकी जहाँ पर आंशिक रूप से वृद्धि हुई है उसको हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या कारण है कि वहाँ पर ये परिणाम नहीं आए हैं और उसमें भी करेक्टिव मेजर्स उठाए जाए। मुख्यालय स्तर से पीरियोडिक रिव्यू होगा और इसकी परफॉर्मेंस भी इसी प्रकार की होगी, ऐसा मेरा विश्वास। थैंक यू सर। लगातार शहरों में बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है? नहीं, देखिए व्हीकल के वॉल्यूम्स के बारे में अनलाइक सम अदर कंट्रीज जहां पर व्हीकल के वॉल्यूम्स पर नियंत्रण है, हमारा कानून इस चीज के लिए कोई नहीं है कि आप इतने ही व्हीकल्स ले सकते हैं। तो हमको अपने कानून के दायरे में रहकर के किस प्रकार से हम बाकी ऐसे कारकों को दूर कर सकते हैं जिससे कि ट्रैफिक का सुलभ संचालन हो, उस पर हम लोग का पूरा प्रयास करें। जो दुबई बैठा इसके खिलाफ सर कोई लुकाऊ नोटिस या सर्कुलर जी, उसमें इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जो अपराधी इससे जुड़े हुए हैं और बाहर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कार्रवाई चल रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में लास्ट में जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी अपराधी इसमें जुड़े हुए होंगे, जो भी तत्व इसमें जुड़े हुए होंगे, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई। मुंबई से खबर है कि शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कांग्रेस नेता पवन खेरा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आनंद दुबे ने कहा है कि असम का चुनाव अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन पवन खेरा जैसे नेताओं के बड़ बुलेपन ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पासपोर्ट वाले विषय को उठाने की आलोचना की और कहा है कि यहां चुनाव व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए बल्कि बसपा और कांग्रेस के बीच मुद्दों, विकास नीति और रणनीति पर होना चाहिए। दुबे ने जोर देते हुए कहा है कि ऐसे नेताओं को चुनाव और व्यक्तिगत बयानबाजी से बचना चाहिए और जनता का ध्यान सही मुद्दों पर केंद्रित रखना चाहिए। देखिए, असम का जो चुनाव चल रहा है बहुत ही बढ़िया चुनाव महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन लड़ रही है, लेकिन पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने अपने बड़ बोलेपन की वजह से इस चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया है।
क्या जरूरत है किसी मुख्यमंत्री की पत्नी को ये कहना कि इनके पास 3 पासपोर्ट हैं? हो ही नहीं सकता। इस देश के नागरिक के पास एक ही पासपोर्ट होता है ना, भारत का पासपोर्ट। ऐसे कोई दूसरे विदेश का नागरिक उसका उस देश का पासपोर्ट होता है। एक व्यक्ति 3, 4, 5 पासपोर्ट नहीं रख सकता। क्या जरूरत है इन सब विषयों को बोलने की? कांग्रेस में जब तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या किया वो बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार लोगों को तकलीफ दे रही है, कैसे वहां पर भाईचारा को नष्ट किया जा रहा है, कैसे असम को पिछाड़ दिया गया है, उस पर बात करनी चाहिए। ये पासपोर्ट वाला विषय लाना ही नहीं चाहिए था। तो पवन खेड़ा और हेमंत विश्व शर्मा ने इस चुनाव को व्यक्तिगत बना दिया है, जबकि चुनाव कांग्रेस विरुद्ध भाजपा होना चाहिए। अब पवन खेड़ा उनके खिलाफ कुछ कह रहा है। अब असम के मुख्यमंत्री की पुलिस जो है वो जाकर दिल्ली में उनके घर सर्च कर रही है, तो इससे चुनाव बिगड़ जाता है। हमने देखा है चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए, चुनाव विकास पर होना चाहिए, चुनाव नीति पर और रणनीति पर होनी चाहिए। इन सब विषयों को जनता से कोई लेना देना नहीं। किसी के पास 10 पासपोर्ट हो, 1 हो, उससे दुनिया का क्या लेना देना? वो पुलिस का काम है चेक करना। तो हमें लगता है कि पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और बड़े नेता हैं, उनको कम से कम ऐसी चीजों से बचना चाहिए और चुनाव को व्यक्तिगत नहीं होने देना चाहिए। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। यहाँ बसपा सांसद रवि किशन ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और रवि किशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ने नारी शक्ति को नई ऊर्जा दी है। उनके अनुसार इस बिल के लागू होने पर सदन में अब 33% महिलाएं होगी। उन्होंने बताया कि देश में करीब 70 करोड़ महिलाएं हैं और महिला शक्ति की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। संसद ने यह भी कहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना बेहद जरूरी था। जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा यह बिल पारित किया जाएगा। उन्होंने इस पहल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। लागू कर दिया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच ने देश की सभी नारी शक्ति को एक अलग ऊर्जा दी है कि अब सदन में महिला बैठेंगी, 33% महिला होंगी सदन में, और अपने जिले की, अपने क्षेत्र की बातें करेंगी। 70 करोड़ महिलाएं हैं इस देश में, 140 करोड़ की आबादी में। प्रधानमंत्री जी की यही सूक्ष्म सोच ने, और जैसे कि सबको पता है इस देश में अगर वोट करने जाएं तो देश में पहली पसंद नारी शक्ति की, दुर्गा शक्ति, महिला शक्ति की पहली पसंद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें कोई दो राय नहीं। वो आप चुनाव के हर राज्य में आपने उसका रिजल्ट देखा, और वो हर बिरादरी की हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो। तो वो ऐसा जब अद्भुत शक्ति, हमारे ऊर्जा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रही है, तो महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी था। स्वागत करता हूं मैं, और सदन शुरू होगा, उसके बाद ये बिल पारित होगा। सभी देश की सभी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए बधाई देता हूं कि अब आप लोग सदन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे होम टीवी भारत।